तो अब हम लोग ग्रेविटेशन के स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और आज जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं उसका नाम है एस्केप स्पीड। क्या होता है एस्केप स्पीड, समझें। सबसे पहले देखें कि अगर हमारे पास तो प्लेनेट नहीं हो सकता है, हम अगर किसी प्लेनेट पे हम खुद खड़े हों और वहां से हम कोई एक ऑब्जेक्ट को उछालते हैं तो क्या होता है, आप ये ऑब्जर्व करेंगे, ये कुछ ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाता है। क्यों नीचे आ जाता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से नीचे आ गया और हाई स्पीड से फेंकेंगे और ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। लेकिन एक ऐसा स्पीड जरूर होगा जिससे ये पूरी तरह से अब इस ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ऐसा कब होगा? जब वो इनफाइनाइट पे पहुंच जाए, और जस्ट इनफाइनाइट पे पहुंचे उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए? तो वो मिनिमम स्पीड, द मिनिमम स्पीड with which when a body is thrown upward and it never returns back to the planet, उसी को क्या कहते हैं? दिस स्पीड इज कॉल्ड एस्केप स्पीड। जियो फाइबर वाले बुला रहे हैं। तो देखिए, ये उस मिनिमम स्पीड को एस्केप स्पीड कहते हैं। कभी कभी इसको एस्केप वेलोसिटी भी कह दिया जाता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा बेटर वर्ड जो है वो क्या है, बोलो, एस्केप स्पीड। अच्छा, हम लोग को मिनिमम चाहिए। अगर उससे अधिक वेलोसिटी देंगे तब तो वो भाग ही जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि मतलब उससे अधिक वेलोसिटी देंगे तो नहीं भागेगा। तो हमको मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। इसका एक्सप्रेशन निकालना है, तो ध्यान से सुनेंगे कैसे निकालेंगे इसका एक्सप्रेशन। देखिएगा, इसका रेडियस r मान लेते हैं, इस प्लैनेट का मास m मान लेते हैं और इस ब्लॉक का मास स्मॉल m मानते हैं। इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, स्कूल एग्जाम में आता है। तो हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक आपको सबसे आसान डेरिवेशन बता दें, इजी डेरिवेशन जिसको कहते हैं, उस इजी डेरिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। फिर एक और लंबा डेरिवेशन भी बताएंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आपके स्कूल में कितने मार्क्स में वो पूछा जाता है, आप वो डेरिवेशन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आसान डेरिवेशन देखते हैं। तो देखिएगा, हम लोग मान लेते हैं कि हमने कुछ v वेलोसिटी दिया, हाफ mv², ये उसका काइनेटिक एनर्जी होगा ना। और उस समय क्योंकि वो सरफेस ऑफ प्लैनेट पे होगा, तो सरफेस ऑफ प्लैनेट पे उस समय उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बोलो, -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r होगा कि नहीं? अच्छा, क्या इस पूरे मोशन के दौरान एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? बिल्कुल। हमने शुरुआत में उसको काइनेटिक एनर्जी दिया और उसके बाद उस पे लगने वाला एकमात्र फोर्स कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसीलिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहना चाहिए, बोलो, कंजर्व। तो टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हमने लिख लिया। अब कहां पे पहुंचा देना है भाई? वो कभी रिटर्न बैक नहीं करे प्लैनेट पे, इसके लिए उसको फाइनली कहां पे पहुंचा देना है, बोलो, इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो 0 हो जाता है। अच्छा, मान लो वहां पे पहुंचते पहुंचते स्पीड कुछ हाफ vf हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ vf² हो जाएगा। अब देखिए, अब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमको इस v को मिनिमम बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की है मिनिमम स्पीड की, तो अगर हमको इस v को मिनिमम बनाना है तो vf को क्या करना पड़ेगा? 0। तो यहाँ एक लाइन लिख देंगे कि फॉर v टू बी मिनिमम vf मस्ट बी 0, और नेक्स्ट पॉइंट में इसको हम लोग 0 कर लेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग लिख पाएंगे हाफ mv² इक्वल्स टू
जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, और ये स्मॉल एम कैंसिल हो गया और इस तरह से आपके पास v का वैल्यू आ गया रूट ओवर 2g कैपिटल एम अपॉन आर। आया कि नहीं बोलो, 2g कैपिटल एम अपॉन आर, है ना। ये एस्केप स्पीड का एक्सप्रेशन हो गया। ये एक्सप्रेशन कैपिटल जी के टर्म्स में हमने लिखा है, कई बार स्मॉल जी के टर्म्स में भी पूछा जाता है। तो आपको याद होगा हमने स्मॉल जी का एक्सप्रेशन लिखा था mg इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, तो g का वैल्यू ऑन द सरफेस क्या था, gm अपॉन आर स्क्वायर, ये था कि नहीं। तो अगर इसको स्मॉल जी के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमको आर स्क्वायर चाहिए और ऊपर एक आर मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये एक्सप्रेशन, पहले तो ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान देना ही चाहिए। दूसरे एक्सप्रेशन को क्या लिख पाएंगे आप देखिए, यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये एक फॉर्मूला है, इसको आप बॉक्स में सजा कर लिख लें। और उसके नेक्स्ट एक्सप्रेशन में v इक्वल्स टू रूट अंडर 2gm अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, ऐसा कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं इसमें। आर हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया रूट ओवर 2gm बाई आर स्क्वायर को स्मॉल जी और कैपिटल आर, ये एस्केप स्पीड हो गया इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी, है ना। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस हमने देख लिए, जल्दी से उसको कॉपी करिए, फिर अभी लंबा वाला हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। चलिए, तो ये हमने एस्केप स्पीड का डेरिवेशन कर लिया, है ना। और इस एस्केप स्पीड के डेरिवेशन में हमने वैल्यू निकाल लिया एस्केप स्पीड का। अगर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं अर्थ के लिए, स्मॉल जी और कैपिटल आर का वैल्यू या जीएम और आर का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वैल्यू कितना आएगा वो देख लेते हैं पहले। एस्केप स्पीड का जो वैल्यू आता है फॉर अर्थ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। मतलब किसी बॉडी को अगर आप अर्थ से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंक दें, ऑब्वियसली नॉर्मल ह्यूमन हैंड से पॉसिबल नहीं है, मशीन से ऐसा करना पड़ेगा, तो वो फिर वापस कभी भी अर्थ पे वापस गिरेगा नहीं, वो अर्थ की ग्रेविटी से क्या हो जाएगा, बोलो, फ्री हो जाएगा। अब देखना है, अब इसका दूसरा डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं, है ना। देखिएगा ध्यान से, हमने इसको कुछ एस्केप स्पीड दिया, तो हमको मालूम है कि एट इनफाइनाइट सेपरेशन इसका वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए, 0, अगर मिनिमम स्पीड हम दे रहे हैं। अच्छा, इससे ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो नहीं भागेगा, क्या भाग जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट पे पहुंचने के बाद भी उसके पास कुछ स्पीड बचा रह जाएगा। लेकिन अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड देंगे एग्जैक्टली, तो इंफिनिटी पे जाके उसका वेलोसिटी एग्जैक्टली 0, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसमें हमने v स्पीड दे दिया, इंफिनिटी पे पहुंचा है, वेलोसिटी 0 हो चुका है। इसके दौरान हम लोग एनर्जी वाला मेथड नहीं यूज करके फोर्स को देखते हैं। फोर्स उस पर लग रहा है, कितना लग रहा है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, किसी भी डिस्टेंस r पे वो फोर्स ये लग रहा होगा, है ना। अच्छा, इसके दौरान dr उधर ही है, फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ, और dr उधर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो dw क्या लिखेंगे, लिख लेंगे g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर dr, है ना। इसके बाद माइनस भी लगा देंगे इसमें dw, और इसके बाद इंटीग्रेट कहां से कहां तक, कैपिटल R टू इंफिनिटी, और ये टोटल वर्क डन आ जाएगा। टोटल वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या आ जाएगा, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, r टू पावर -2 + 1 -2 + 1, कहां से कहां तक, कैपिटल R टू इंफिनिटी, है ना। अब देखिए ये -1 आएगा, यहाँ जब बाहर निकलेगा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस जी कैपिटल M स्मॉल m, और नीचे ये r का पावर -1 हो जाएगा, तो ये 1 बाई स्मॉल r हो जाएगा फ्रॉम कैपिटल R टू इंफिनिटी, ठीक है भाई, ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम लोग इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो वर्क डन बाई ग्रेविटी जो आएगा वो कितना आ गया, देखिए जी कैपिटल M स्मॉल m, ठीक, 1 बाई इंफिनिटी -1 बाई r,
तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। अब यूज कर लेंगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि इसके दौरान कोई और फोर्स का वर्क डन नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे वर्क डन नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन में केवल किसका वर्क डन है, किसका, ग्रेविटेशनल वर्क डन। तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इक्वल्स टू जीरो माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ई स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वी का वैल्यू क्या आ गया देखो, स्केप स्पीड जो आया वो स्केप स्पीड आया 2 इधर आ जाएगा 2g कैपिटल एम बाई आर, है ना, और रूट में, और यहां से फिर उसको स्मॉल जी में जैसे हमने पिछले डेरिवेशन में कन्वर्ट किया था वैसे कर सकते हैं, है ना। जल्दी से कॉपी कर लें। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब देखिए सैटेलाइट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लास 11th में। ये जो चीज है ये स्कूल में बहुत फेवरेट होता है कि स्केप स्पीड के अलावा ये भी दोनों फेवरेट टॉपिक होता है। तो सैटेलाइट्स क्या होते हैं आपको मालूम है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सैटेलाइट्स की। सैटेलाइट्स, तो सैटेलाइट्स होता क्या है, मान लीजिए कि ये कोई एक प्लैनेट जैसे अर्थ ही मान लीजिए, तो उसमें किसी एक ऑर्बिट में हम लोग एक बॉडी जो इसके अराउंड घूमता है उसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। और ये सैटेलाइट दो तरह का हो सकता है, कौन कौन सा, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अर्थ के अराउंड जो नेचुरल सैटेलाइट है उसका क्या नाम है, मून, अर्थ का मून कहते हैं उसको। उसके अलावा इसके अराउंड बहुत सारे सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, और है वो कौन से सैटेलाइट्स हैं, दे आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कितने रेडियस के ऑर्बिट में घूमेगा वो उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। उसी के लिए अभी हम लोग एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं कि सैटेलाइट वेलोसिटी या ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है। सैटेलाइट समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट समझ में आ गया। अब हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं वीओ से। तो ये मान लो प्लैनेट है, उसके अराउंड ये सैटेलाइट घूम रहा है। तो प्लैनेट का मास कैपिटल एम मान लेते हैं, सैटेलाइट का मास स्मॉल एम। इस पे कुछ फोर्स लग रहा है कि नहीं, बोलो, बिल्कुल लग रहा है। तो इस पे अगर फोर्स F लग रहा है, ये फोर्स ही उसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा। फोर्स F मस्ट बी इक्वल टू m ऑर्बिटल सैटेलाइट v स्क्वायर बाई r, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और ये फोर्स होगा क्या, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स टू m v नॉट स्क्वायर अपॉन r। m से m कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, इस तरह से vo स्क्वायर इक्वल्स टू g कैपिटल M अपॉन r। लेकिन इसमें थोड़ा सा समस्या है, r यहाँ पे रेडियस ऑफ प्लैनेट नहीं होके यहाँ पे क्या है, वहां से कुछ h हाइट अलग दूरी पे होगा, तो r की जगह r प्लस h लिख लेते हैं, है ना। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक चेंज आ जाएगा, r प्लस h स्क्वायर, और ये r प्लस h, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन r प्लस h के टर्म्स में आ गया। तो VO का अगर एक्सप्रेशन देखें तो वो आ जाएगा रूट अंडर GM बाई r प्लस h। यहां पे एक स्पेशल केस लेते हैं कि r अगर बहुत बड़ा हुआ h से, मतलब जो सैटेलाइट है उसका हाइट अगर बहुत अधिक नहीं है, मान लो 100 मीटर 200 मीटर, वैसे तो होता नहीं कि 100 मीटर पे कोई सैटेलाइट है, या बहुत कम होता है, सैटेलाइट के केस में हो सकता है। तो बहुत कम हाइट पे अगर कोई सैटेलाइट जा रहा है तो ऑब्वियसली रेडियस के मुकाबले अगर उसका वैल्यू बहुत छोटा है, हाइट का वैल्यू, तो r प्लस h को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, बोलो r लिख सकते हैं। और जब ऐसा लिखेंगे तो vo का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर gm बाई r। ये हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब बताओ भाई, ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में कुछ रिलेशन दिख रहा है इस केस में? यस, एस्केप स्पीड अगर आपको याद करें, एस्केप स्पीड होता था रूट अंडर 2gm बाई r, होता था कि नहीं। इसको ही हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू रूट gm बाई r, यानी vo, ठीक है। तो v इक्वल्स टू रूट अंडर 2 vo, है ना।
v इक्वल्स टू रूट अंडर टू vo। मतलब हम लोग अगर कुछ वेलोसिटी देते हैं उसको ऑर्बिट में जाने के लिए, उसका रूट 2 टाइम्स वेलोसिटी दे देंगे तो भाग ही जाएगा अर्थ से। ठीक है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछेगा कि भाई इतना रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, इसका काइनेटिक एनर्जी इतना है, इसका कितना और काइनेटिक एनर्जी दे दें तो भाग जाएगा। तो यहाँ का टोटल मैकेनिकल एनर्जी ले लीजिए और उस मैकेनिकल एनर्जी को जीरो कर दीजिए, है ना। कुछ और काइनेटिक एनर्जी देके उसके मैकेनिकल एनर्जी को अगर हम लोग क्या कर पाए, जीरो कर पाए तो हो जाएगा, है ना। इस केस में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन को भी डिराइव करने की कोशिश करते हैं और वहां से उस चीज को रिलेट करेंगे। देखिए, है ना, ये यहां तक तो क्लियर हो गया। कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, है ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी की तो बात हो चुकी है, इसमें इसके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की भी चर्चा थोड़ी सी होगी। देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए यही प्लैनेट है और ये वो ऑर्बिट वीओ से घूम रहा है, तो अगर वो यहां से कुछ स्मॉल आर दूरी पे, मान लेते हैं स्मॉल आर दूरी पे, तो हम यहां से उसका काइनेटिक एनर्जी क्या लिख पाएंगे? काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वीओ स्क्वायर होगा। अच्छा, ध्यान से देखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख पाएंगे? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, और टोटल एनर्जी दोनों का सम। तो सबसे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी इन जनरल स्मॉल आर के टर्म्स में निकालने की कोशिश करते हैं। तो फोर्स पहले देखते हैं। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स हो गया, ये एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होगा। स्मॉल आर कैंसिल हो गया, स्मॉल एम कैंसिल हो गया, और यहां से वी ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर जो है वो आ जाता है जी एम अपॉन आर, ये आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल पाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा हाफ एम वी ओ स्क्वायर, यानी लिख पाएंगे हाफ एम वी ओ स्क्वायर को जी कैपिटल एम बाई आर, यानी ये लिख पाएंगे जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, U की। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इसका पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। अब दोनों सिमिलर एक्सप्रेशंस, वैल्यूज को हम लोग देख भी सकते हैं, है ना। आप देखिए, इसको अगर आप काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करना चाहते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r। लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है इसमें माइनस लगा दें, ये काइनेटिक एनर्जी है, -2 लगा दें तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। तो यहां से एक्सप्रेशन निकल के आ जाता है U इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2k। आया समझ? और अगर टोटल एनर्जी निकालना है तो टोटल एनर्जी जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी कितना? G कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना? माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाई r। G कैपिटल M स्मॉल m बाई r कॉमन आ जाएगी, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r। 1/2 माइनस 1 करेंगे माइनस 1/2 हो जाएगा। तो इतना तो क्लियर। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यही तो काइनेटिक एनर्जी है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को आप U/2 लिख सकते हैं, है ना। तो एक रिलेशन आ जाता है। क्या रिलेशन आता है भाई? ये हमेशा वैलिड रहता है, वो है टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये आप हमेशा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लें। ये हो गया हमारे सैटेलाइट के बारे में जो चीजें हमें पढ़नी थी वो सब कुछ यहाँ पे हमने देख लिया। सैटेलाइट के एनर्जी की बात की। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें।
तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, उसका नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स देख लेते हैं क्या होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वैसे सैटेलाइट्स जो सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरह से रिवॉल्व करें अर्थ के अराउंड कि उनका जो ऑर्बिट है वो इक्वेटोरियल प्लेन के कॉन्सेंट्रिक हो, और उनका अगर टाइम पीरियड 24 आवर्स हो गया तो ऐसे सैटेलाइट्स अगर आप अर्थ से देखें तो हमेशा स्टेशनरी दिखेंगे। जैसे आपको बताता हूं मैं, ये है ऐसे रखा हुआ है, अब मैं अगर यहां से रोटेट हूं और ये हमेशा मेरे सामने रहे तो हमको तो ये हमेशा मेरे सामने ही दिखेगा, और जब हमेशा ये मेरे सामने रहेगा तो ये हमको लगेगा यार ये तो रुका हुआ है, क्योंकि हम खुद को मोशन नहीं समझ पा रहे हैं। हम तो अपने आप को रेस्ट में ही मानते हैं हमेशा। एक ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को किस में मानता है? रेस्ट में। तो वो अगर हमेशा मेरे सामने है तो हमको लगेगा यार ये तो रेस्ट में है। तो क्योंकि ये हमेशा अपीयर्स टू बी स्टेशनरी होता है, इसीलिए इसको हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। मतलब जियो मतलब अर्थ, अर्थ से ये कैसा दिखता है? स्टेशनरी दिखता है, तो इसलिए इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। इसमें क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए? पहला, इसका जो ऑर्बिट होना चाहिए कॉन्सेंट्रिक और कोप्लेनर होना चाहिए। किसके साथ? इक्वेटोरियल प्लेन के साथ। ठीक। दूसरा, इसका वही सेंस ऑफ रोटेशन होना चाहिए जो सेंस में अर्थ रोटेट कर रहा है। अगर मैं इधर रोटेट हूं, देखना भाई, और ये ऐसे रोटेट हो, तब तो ये थोड़ी रिलेटिव इसका स्पीड 0 होगा या ये हमेशा स्टेशनरी दिखेगा, तब तो नहीं होगा। इसीलिए इसका सेम सेंस ऑफ रोटेशन होना चाहिए, जैसा अर्थ का है वैसा ही इसका होना चाहिए। और तीसरा, इसका सेम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब जितना टाइम अर्थ को अपने रोटेशन में लगता है उतना ही टाइम इसको एक रिवॉल्यूशन में लगना चाहिए, है ना। तो ये 3 कंडीशंस हैं, तभी एक सैटेलाइट क्या कहलाएगा? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाएगा। और वैसा उसका एक ही स्पीड होगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही ऐसा हाइट होगा जिस हाइट पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रखे जा सकते हैं। और इसका बहुत सारे यूज है, टेलीकम्युनिकेशन में यूज होगा, क्योंकि आप अगर मान लीजिए कि इंडिया अपने सामने वैसा सैटेलाइट रख लेता है तो वो हमेशा इंडिया के सामने रहेगा। तो इंडिया जो सिग्नल्स भेजेगा वो वापस इंडिया अपने ही कंट्री में लाएगा, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके बाकी सारे जहाँ पे पॉइंट्स है जहाँ वो उन सिग्नल्स को भेजना चाहता है ना। तो टेलीकम्युनिकेशन और बहुत सारे जगहों पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की जरूरत होती है, इसलिए हर कंट्री कोशिश करता है कि उसका एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या और ज्यादा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हो, और इसलिए वो ऑर्बिट पूरा भरा हुआ है, कंप्लीटली क्राउडेड है। ठीक है, तो उसका हाइट कितना होना चाहिए वो सोचने की कोशिश करते हैं। तो उसका हाइट के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं पहले, है ना, और तब वैल्यू को देखेंगे कितना होता है। इतना तो आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए, तो जियो स्टेशनरी के हाइट का एक्सप्रेशन देखेंगे, है ना, और वहां से वो वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे कि अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पे अगर हम किसी सैटेलाइट को भेजेंगे और वो इक्वेटोरियल प्लेन के कॉन्सेंट्रिक होकर घूम रहा होगा तो वो स्टेशनरी अपीयर होगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन देखेंगे। समझिएगा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने देखा था, mv²/r इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर। स्मॉल r लिख देते हैं, है ना, या आप चाहें तो r प्लस h, क्योंकि हाइट का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो r प्लस h इसका स्क्वायर के टर्म पे लिखें। स्मॉल m कैंसिल, r प्लस h कैंसिल, तो v का वैल्यू हो गया √g m बाई r प्लस h। तो क्या आप टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 पाई r प्लस h, है ना, इतना लेंथ वो घूम रहा है और इतने स्पीड से घूम रहा है, तो √g m और √r प्लस h, है ना। तो ये वैल्यू हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 2 पाई √g m, और यहां हो जाएगा r प्लस h का पावर 3/2। ठीक है, और यहां से आप देख सकते हैं बेसिकली आप t² इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर बाई g m और r प्लस h का होल क्यूब।
ये एक्चुअली एक केपलर्स लॉ है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, रेडियस के क्यूब के बराबर, उसका रेडियस आर प्लस एच है। तो ये है, लेकिन यहां से हमको एच निकालना है, हमको यहीं पे थोड़ी रुक जाना है। तो हम लोग को निकालना पहले आर प्लस एच का होल क्यूब, क्या हो जाएगा जी एम टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर प्लस एच का होल क्यूब, तो लिख लीजिए जी एम टी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। हाँ हो गया। अब क्यूब रूट ले लेते हैं, तो आर प्लस एच का वैल्यू हो जाएगा जी एम टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर का पावर 1/3, और एच का वैल्यू आ जाएगा जी एम टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर का क्यूब माइनस आर। ये सारे वैल्यूज हम लोग को मालूम है, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होगा 24 आवर है ना, उसको मिनट सेकेंड जो भी जरूरत है उसमें पुट कर सकते हैं। मास मालूम है ना, मास किसका है, जिस प्लैनेट के अराउंड वो घूम रहा है तो अर्थ का मास है, तो उसका वो पता है, 4 पता है, जी पता है, पाई पता है, आर पता है, रेडियस ऑफ अर्थ है आर। ये सारे वैल्यूज को जब आप पुट करते हैं तो ये आता है 35,800 किलोमीटर। यही वो हाइट है जहां के लिए लड़ाई है, सारे कंट्रीज चाहते हैं वहां पे मेरा एक कम से कम एक सैटेलाइट जरूर है ना, और इसी को हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, और ये वो हाइट है जहां पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सारे घूमते रहते हैं। तो जल्दी से इसको कॉपी करें, फिर आगे एक और टॉपिक है उसको देखिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं पोलर सैटेलाइट्स की। पोलर सैटेलाइट्स क्या होते हैं, लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स होते हैं, ये बहुत हाई नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, अर्थ के अराउंड नॉर्थ टू साउथ मूव करते हैं, है ना, नॉर्थ टू साउथ, फिर अगेन बैक फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ भी होगा ऑब्वियसली, इस तरह के ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ये है पोलर ऑर्बिट, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये किसके ऊपर पास करते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स के ऊपर से पास करते हैं, इन्हीं को पोलर सैटेलाइट्स कहा जाता है। इनका जो ऑर्बिट है उसको हम लोग पोलर ऑर्बिट कहते हैं। इसके कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिट से। जो पोल के अलोंग ऑर्बिट है उसको पोलर ऑर्बिट कहेंगे, और इक्वेटोरियल प्लेन के कॉन्सेंट्रिक जो ऑर्बिट है उसको इक्वेटोरियल ऑर्बिट कहेंगे। और इक्वेटोरियल ऑर्बिट का ही एक स्पेशल केस है जिसको हम लोग पार्किंग ऑर्बिट कहते हैं। ये कब कहते हैं, इन द केस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, है ना। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का जो ऑर्बिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं। अच्छा, इसका टाइम पीरियड की बात करें 100 मिनट है ना। शायद मैंने कभी कहीं बोल दिया कि हाइट उसका 100 मीटर होता है, तो वो गलत है। एक्चुअली टाइम पीरियड 100 मिनट होता है, और हाइट जो होता है 100 मीटर कुछ भी हाइट नहीं होता भाई साहब, है ना। अरे 1 किलोमीटर तो किसका हाइट है ना, 10 किलोमीटर है ना, किसका, ये आपका जो हिमालय है ना, तो किसी से टकरा जाएगा 100 मीटर पर, तो वो स्लिप ऑफ टंग था। हाइट जो है वो 500 to 800 किलोमीटर होता है, ठीक है भाई। अच्छा, अब क्योंकि इसका 100 मिनट अगर टाइम पीरियड है तो 100 मिनट में एक सर्कल पूरा कंप्लीट कर लिया अर्थ का। एक दिन में तो बहुत मिनट होता है ना, 24 घंटा, तो कितना 100 मिनट मतलब 1 घंटा 2 घंटा से थोड़ा कम हुआ, तो 12 बार तो कम से कम घूमेगा, है ना, उससे ज्यादा ही घूमेगा भाई। तो इट विल क्रॉस एक फिक्स एल्टीट्यूड को बार बार क्रॉस करेगा, इसलिए वेदर फोरकास्टिंग में यूज होता है। एक पर्टिकुलर हाइट पे क्या वेदर है, क्या सिचुएशन है वेदर का, वो पता चलता है इससे, है ना। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके रिगार्डिंग हम लोगों को समझना चाहिए कि भाई जब आप बहुत नजदीक से किसी चीज को देखते हैं तो आपका व्यू लिमिटेड हो जाता है, आप ब्रॉड व्यू नहीं देखते, है ना। तो इसका भी लिमिटेड व्यू होगा। एक पर्टिकुलर एरिया है, एक छोटा सा एरिया होगा, उतने एरिया को ये देख पाएगा, अगला एरिया वो अगले रिवॉल्यूशन में होगा। सो एडजेसेंट व्यू जो होगा उसका
नेक्स्ट रिवॉल्यूशन होगा। तो पहले ये देख लिया, फिर नेक्स्ट व्यू में वो देख लिया, नेक्स्ट व्यू में नेक्स्ट स्ट्रिप को देख लिया एंड सो ऑन। तो इन द एंटायर डे वो पूरे अर्थ का व्यू देख सकता है, लेकिन एक एक करके, एक बार में पूरा अर्थ नहीं देख पाएगा, है ना। तो इस ऑर्बिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, पोलर सैटेलाइट्स, पोलर ऑर्बिट बोलते हैं, और सैटेलाइट्स को पोलर सैटेलाइट्स कहते हैं। जल्दी से इतना कॉपी कर लो।